बच्चों आज हम आपको संकरण के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको बंध के बारे में बताया था कि बंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल के प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से हम ऑर्बिटल में अतिव्यापन को हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले आपको संकरण के बारे में बताते हैं कि संकर क्या होता है। यदि हम किसी संकर की बात करते हैं तो संकर में ये होता है कि जब कोई एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्रिया करता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के बाद जिस ऑर्बिटल का निर्माण होता है उसे हम संकर कहते हैं या संकर ऑर्बिटल कहते हैं। और इस क्रिया को ये है संकर ऑर्बिटल या संकरित ऑर्बिटल। संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हम एक s ऑर्बिटल ले रहे हैं, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा है p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल का आकार आपको पता ही है, s ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है और जो p ऑर्बिटल है इसका आकार डमरू शेप होता है। इनके बीच में यदि अतिव्यापन हो रहा है और इसके फलस्वरूप यदि संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के द्वारा जो संकरित ऑर्बिटल बनेगा उसका आकार इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल एक s और एक p ऑर्बिटल से दो sp संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद एक नया ऑर्बिटल का निर्माण कर रहा है। जिस नए ऑर्बिटल में आप देखिए दो sp संकरित ऑर्बिटल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, जिसमें दोनों ही कंडीशन एक स्फीरिकल शेप है या गोलाकार है। ये गोलाकार ऑर्बिटल है और ये है डमरू शेप, डमरू आकार का। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कई प्रकार से आप इसे बना सकते हैं और इसी आधार पर जब हम संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इनके प्रकारों की यदि हम जानकारी लें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। तो संकरण का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद जिस नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है उस नए ऑर्बिटल को हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं और इसे हम संकरण की क्रिया कहते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो यदि हम संकरण के प्रकारों की बात करें, संकरण के प्रकार, तो संकरण के कई प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ आपको बताया sp संकरण, sp संकरण। तो sp संकरण का मतलब ये होगा जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में पुनर्विन्यासित होंगे, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे जिससे दो sp संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। दो sp संकरित ऑर्बिटल बनेंगे तो इसे हम कहेंगे sp संकरण। दूसरा प्रकार है sp2, sp2 संकरण। sp2 संकरण नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, जिसमें एक में s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में क्रिया करेंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे, जिससे हमें जो ऑर्बिटल प्राप्त होगा ये ऑर्बिटल होगा तीन नए sp2 संकरित ऑर्बिटल। संकरित ऑर्बिटल। नंबर तीसरा प्रकार है इसका sp3 संकरण।
sp3 संकरण में यहाँ पर एक s ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है और 3p ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। तो एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल आपस में क्रिया करेंगे और इससे हमें यहाँ पर आप गिनकर देख सकते हैं कि एक s है और 3p ऑर्बिटल 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। नेक्स्ट है चौथा sp3d। sp3d जैसे हमने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, यहाँ लेकिन p ऑर्बिटल 3 दिखाई दे रहे हैं और d ऑर्बिटल यहाँ पर 1 है। तो ये संकरण होगा sp3d संकरण। तो sp3d संकरण को यदि हम जोड़ें, जिसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं s + 3p + 1d। तो यदि हम इसे जोड़ें तो 1 3 4 और 1 5, तो 5 sp3d 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है पांचवा sp3d2। sp3d2 संकरण ठीक इसी तरह जैसा हमने सभी ऑर्बिटल में आपको बताया है संकरण के बारे में, इसमें भी वही होगा। एक s ऑर्बिटल भाग लेगा, 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे और 2 d ऑर्बिटल भाग लेंगे और इनकी क्रिया के द्वारा एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और ये नया ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर आप क्या होगा, ये कितने ऑर्बिटल है 3 2 5, तो यहाँ पर आप 5 sp3d लिखेंगे, 5 sp3d और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल। संकरित ऑर्बिटल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए sp3d sp3d2 और लास्ट है छठवां भाग है sp3d3। यहाँ भी वही कंडीशन है, एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है, 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं और 3 d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं और इससे जो ऑर्बिटल हमें प्राप्त होगा, संकरित ऑर्बिटल हमें प्राप्त होगा, इसमें कुल मिलाकर 3 3 6 और 1 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। एक और लास्ट जनरली ये भी होता है dsp2 संकरण। dsp2 संकरण में अभी तक आपने देखा कि सभी में आप देखिए s ऑर्बिटल पहले है, सभी ऑर्बिटल में जितने भी संकरण आपको बताए जा रहे हैं इन सभी में s ऑर्बिटल पहले है, उसके बाद p ऑर्बिटल है, फिर d ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहले d ऑर्बिटल है, उसके बाद फिर s ऑर्बिटल है और फिर p ऑर्बिटल है। तो इसको भी यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आता है, उसके बाद s है, फिर p है। तो यहाँ टोटल मिलाकर 2 3 और 1 4, तो 4 dsp2 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो संकरण की क्रिया है, संकरण में समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित होने के बाद एक नया ऑर्बिटल तैयार करते हैं। ये नए ऑर्बिटल होते हैं संकरित ऑर्बिटल और इसी आधार पर हम sp
ऑर्बिटल sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2 संकरण का निर्माण करते हैं और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल या उदाहरण के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं। तो इनको समझाने से पहले हम इनके नियम के बारे में जान लेते हैं कि संकरण के क्या नियम हैं। संकरण के नियम जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संकरण की क्रिया है ये ऑर्बिटल में हो रही है और ये ऑर्बिटल sp-d ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल भाग लेगा वह समान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल भाग लेंगे। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो भी ऑर्बिटल भाग लेंगे ये ऑर्बिटल पूर्ण भरे हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं, पूर्ण भरे, खाली या आधे भरे। आधे भरे ऑर्बिटल भाग लेंगे। अब यहाँ पर ये जानने योग्य बात है कि पूर्ण भरा ऑर्बिटल कौन सा होगा, खाली भरा ऑर्बिटल कौन सा होगा और आधे भरे ऑर्बिटल कौन से होंगे। तो इसे हम इस प्रकार आपको बताते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो s ऑर्बिटल है, यदि हम पूर्ण भरे ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये ऑर्बिटल है, मान लीजिए इस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो 2s ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि हम 2p ऑर्बिटल की बात करें तो 2p में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, py और pz। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हम पूर्ण भरे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो पूर्ण भरे ऑर्बिटल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे भरे होंगे, क्योंकि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यदि हम pz ऑर्बिटल px, py, pz की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति होगी, ये पूरा भरा होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर भी आप देखिए सब ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं उप ऊर्जा स्तर के रूप में। यहाँ पर आप देखिए px ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है, pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं d में और ये d ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो यहाँ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर भी आप देखिए सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी सब ऑर्बिटल है यहाँ पर। तो इनको संयुक्त रूप से हम ये कहेंगे कि ये d ऑर्बिटल है, लेकिन d ऑर्बिटल जो है 5 सब ऑर्बिटल में विभाजित है, जिसमें से ये सभी 5 ऑर्बिटल में आप देखिए सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यदि हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो f ऑर्बिटल होता है इसमें सब ऑर्बिटल 7 होते हैं। तो यहाँ पर जब 7 ऑर्बिटल है तो यहाँ जो 7 ऑर्बिटल होंगे इन सभी में इस प्रकार से ये कंडीशन होगी, इसको हम f ऑर्बिटल कहते हैं।
ये इनके सब ऑर्बिटल हैं। तो s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या f ऑर्बिटल हो, इन सभी ऑर्बिटल में जब ये पूरे भरे हुए हैं तो इसका मतलब है प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो इसे हम पूर्ण भरा हुआ कहेंगे। लेकिन अगर खाली ऑर्बिटल की बात हो रही है या आधे भरे की बात हो रही है तो यहाँ पर जैसे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसे कहा जाएगा आधा भरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 दिखाई दे रही है आपको, तो 6 है, मतलब इसमें यदि हम आधे भरे की बात करें तो यहाँ पर 3 होगी। यदि हम यहाँ पर d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो d ऑर्बिटल में आप देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आधे भरे की हम बात करें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से हमें f ऑर्बिटल की बात करें तो f ऑर्बिटल में यहाँ आप देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये 14 है। तो 14 है तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आधे भरे इलेक्ट्रॉन है, आधे भरे जो ऑर्बिटल है, उनको यदि हम लिखना चाहें तो यदि हम इसे 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इस प्रकार होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। चाहे ये अगर पूरे भरे हैं तो हमें इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि आधे भरे हैं या इसे आधे भरे को कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। जब पूरे भरे हुए होते हैं तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जब आधे भरे होते हैं तो उसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या आधे भरे ऑर्बिटल कहते हैं। यदि हम खाली की बात कर रहे हैं, किसी खाली ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इसे कहा जाएगा रिक्त ऑर्बिटल। तो जब भी संकरण की बात होती है तो संकरण में हमेशा समान ऊर्जा के ऑर्बिटल भाग लेंगे, या फिर पूर्ण भरे, खाली या आधे भरे ऑर्बिटल जो है भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संकरण में जो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं वो किन रूपों में उनका योगदान है। तो इस प्रकार से हम तीसरा नियम इसमें देते हैं, नंबर तीसरा है, जब संकरण की बात होती है तो संकरण में हमेशा ऐसे ऑर्बिटल भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित हो या पूर्ण युग्मित हो। या खाली। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं संकरण की क्रिया में, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं या पूर्ण युग्मित इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, जिसके द्वारा जो भी ऑर्बिटल निर्मित होंगे वो होंगे संकरित ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल भाग लेकर के नए ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं उन नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं संकरित ऑर्बिटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बनने वाले ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे, जितने ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, संकरण की, क्योंकि हम संकरण के बारे में आपको बता रहे हैं, तो जितने ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया था
कि किस प्रकार से नए संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है, एक p ऑर्बिटल भाग ले रहा है, तो यहाँ एक s है और एक p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों को मिलाने से कितने ऑर्बिटल हो गए? 2 ऑर्बिटल हो गए। तो इस प्रकार बनने वाले जो संकरित ऑर्बिटल होंगे वो 2 sp संकरित ऑर्बिटल होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जितने ऑर्बिटल संकरण में क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित ऑर्बिटल निर्मित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नियम के आधार पर आप देख सकते हैं कि संकरण में समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होंगे, पूर्ण भरे होंगे, आधे भरे होंगे या खाली भी हो सकते हैं। और देख सकते हैं आप कि जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे उतने ही संकरित ऑर्बिटल निर्मित होंगे, चाहे वो sp ऑर्बिटल की बात हो, चाहे sp2 ऑर्बिटल की बात हो, sp3 की बात हो, चाहे sp32 की बात करो या sp3d की बात करें या dsp2 की बात करें, किसी भी रूप में हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें हम कुछ उदाहरण द्वारा आपको बताते हैं कि संकरण की क्रिया किस प्रकार की होती है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, sp संकरण। sp संकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें sp संकरण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कोई भी परमाणु, कोई भी यौगिक ले लीजिए। जैसे मैंने लिया यहाँ बेरिलियम क्लोराइड, ये बेरिलियम क्लोराइड है। तो इसमें यदि हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पर जो परमाणु है बेरिलियम एक ही दिखाई दे रहा है और जो क्लोरीन है वो 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ संख्या में बेरिलियम कम है तो ये केंद्र में होगा और जो क्लोरीन है वो आजू बाजू होंगे। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ यदि हम बेरिलियम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है, तो बेरिलियम को हम देखेंगे, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब 4 परमाणु क्रमांक है तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,2, या इसे हम लिख सकते हैं 1s2 2s2, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। या इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना में देखें तो यहाँ पर आप देखिए नाभिक है, नाभिक के बाहर पहला कक्ष है और उसके बाद दूसरा कक्ष है। पहले कक्ष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और जो दूसरा कक्ष है उसमें भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें, और यहाँ पर इसकी संयोजकता देखें आप तो इसकी संयोजकता 2 ही दिखाई दे रही है। और यहाँ इसको हम ऑर्बिटल के रूप में इस प्रकार भी दे सकते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी सामान्य अवस्था है, बेरिलियम परमाणु की सामान्य अवस्था। अब यहाँ पर यह होता है कि जो सामान्य अवस्था है उस सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था आती है, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि जो 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो ये कंडीशन इस प्रकार की हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन तो 1s ऑर्बिटल है, ये भाग नहीं ले रहा है इसमें, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये होगा, इसको आप उतार लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आपने देखा कि इसकी उत्तेजित अवस्था आई और यहाँ ये 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला गया। तो यहाँ पर ये px है, ये py है और pz। तो py और pz में 0 है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, px में एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से जा चुका है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें, अब यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p, 3p5 होगा। तो यहाँ पर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन है। और यदि हम पूरे इलेक्ट्रॉन की गणना करें तो यहाँ पर आपको 17 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो यदि हम इसमें बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या टोटल 7 है। तो 7 होने के कारण इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये इसके साथ क्रिया करेंगे। तो एक क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्रिया करेगा और दूसरा क्लोरीन परमाणु जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार बता सकते हैं, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1, 2px1, इस प्रकार से px, py, pz, 1s2, 2s1। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है और दूसरा p ऑर्बिटल भाग ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो sp संकरण है इसमें एक s ऑर्बिटल भाग लेगा। तो यहाँ पर जैसे ही सामान्य अवस्था होगी और सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था आती है तो पहली अवस्था में आप देखिए 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि आपको पता है कि संकरण की क्रिया में आधे भरे और पूरे भरे दोनों ऑर्बिटल भाग लेते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था के बाद उत्तेजित अवस्था आती है। उत्तेजित अवस्था आने के बाद ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर जुड़ने वाले जो 2 क्लोरीन परमाणु हैं इसके साथ क्रिया करेंगे। इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के सबमिट होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन का परमाणु यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से और इसके इलेक्ट्रॉन को आप डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो अवस्था दिखाई दे रही है आपको, इसको आप बोल सकते हैं sp संकरण, sp संकरण। तो यहाँ पर sp संकरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संकरित हो रहे हैं और संकरित होने के पश्चात sp संकरण को निर्मित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो sp संकरण है इसकी स्ट्रक्चर में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल गोलाकार है और p ऑर्बिटल इस प्रकार से है। और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आप कि जो स्ट्रक्चर आपकी बन रही है यहाँ, इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। इसको इस रूप में दे सकते हैं। एक s ऑर्बिटल और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो 3s2 है, 3s2 इलेक्ट्रॉन और 3p5 है, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा पहले ऑर्बिटल में जाएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये होगा px, py और pz।
तो ये सभी 3 ऑर्बिटल वाला है, 3p ऑर्बिटल है। तो 3p ऑर्बिटल में जो 3px, 3py और 3pz है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बेरिलियम के साथ क्रिया करते हैं और इस तरह से एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनके बीच में संकरण की क्रिया होगी और संकरण की क्रिया से ये बनेगा sp संकरित ऑर्बिटल। इसे हम कहेंगे sp संकरित ऑर्बिटल। और ये जो sp संकरित ऑर्बिटल है, इसमें 2 sp संकरित ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 sp संकरित ऑर्बिटल हैं, जिसमें से एक लोब आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरा लोब आपको छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें से एक s ऑर्बिटल का है और दूसरा p ऑर्बिटल का है। तो इसको एक sp ऑर्बिटल कहते हैं और इसे दूसरा sp ऑर्बिटल कहते हैं, sp संकरित ऑर्बिटल। तो एक sp ऑर्बिटल, sp संकरित ऑर्बिटल और दूसरा sp संकरित ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर के 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये 2 संकरित ऑर्बिटल आपस में इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इस प्रकार से और यहाँ पर आप देखिए जो क्लोरीन का pz ऑर्बिटल है, यहाँ आकर के इसके स्ट्रक्चर आकर जुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर होगा pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का ये sp संकरित ऑर्बिटल है और इस तरह से ये बन जाएगा sp संकरण। sp संकरण तब तक नहीं बनता जब तक कि इसमें कोई भी दूसरा परमाणु जो कि परिधि परमाणु है ये जुड़ ना जाए, क्योंकि पहली परिस्थिति में आपने देखा कि यहाँ पर ये sp संकरित ऑर्बिटल है, लेकिन जैसे ही sp संकरित ऑर्बिटल से परिधि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही जुड़ जाते हैं तो उस परिस्थिति में ये अब संकरित ऑर्बिटल नहीं रहेगा बल्कि ये sp संकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो sp संकरित ऑर्बिटल से किस प्रकार से sp संकरण का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रत्येक लोब एक sp है और दूसरा sp है, क्योंकि यहाँ हम संकरण आपको sp संकरण के बारे में बता रहे हैं और इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है बेरिलियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर जो बेरिलियम क्लोराइड है, जिसमें बेरिलियम का जो परमाणु है ये परमाणु केंद्रीय परमाणु है। आप जिस भी संकरण के बारे में आप बताएंगे, इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है और उसके आधार पर उसकी उत्तेजित अवस्था निकालनी है और उत्तेजित अवस्था निकालने के बाद उसके ऑर्बिटलों की संकरण की क्रिया कराएंगे और संकरण की क्रिया के द्वारा जो भी संकरित ऑर्बिटल बनते हैं उन संकरित ऑर्बिटलों को आपको उसके परिधि परमाणुओं के साथ उसकी संकरण की क्रिया कराएंगे, जिससे बनने वाला जो संकरण होगा जिस प्रकार का बनाया जा रहा है वो संकरण हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक रेखीय संरचना हमें प्राप्त होती है, रेखीय संरचना। और इनके बीच में जो कोण होता है, यदि हम इसकी बात करें इनके बीच के कोण की, तो 180 डिग्री सेल्सियस का कोण होगा। इनके बीच का कोण आपको दिखाई देगा 180 डिग्री सेल्सियस का। तो ये sp संकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप एसिटिक अम्ल का भी उदाहरण देख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि sp संकरण में किस प्रकार से हमने बेरिलियम क्लोराइड का आपको उदाहरण बताया। नेक्स्ट है एसिटिलीन।
मैंने एसिटिलीन के बारे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताया था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसे हम एसिटिलीन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक, और यदि असंतृप्तता की बात हो रही है तो असंतृप्तता का मतलब होता है जब कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध के द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन की जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं, इन 2 कार्बन के बीच में आपको 3 बंध दिखाई दे रहा है और प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम इसे सूत्र के रूप में लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि हम संकरण की बात करें तो संकरण के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देखिए एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको हम बताते हैं आपको, और यहाँ पर इसको बता सकते हैं हम पाई बंध, 2 पाई बंध है, यहाँ एक सिग्मा बंध है और यहाँ एक सिग्मा बंध है। तो यहाँ एसिटिलीन के अणु में आप देखिए बंधों की संख्या यदि हम देखें तो जो सिग्मा बंध है ये 3 दिखाई दे रहे हैं और जो पाई बंध है ये आपको 2 पाई बंध दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें संकरण के रूप में इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। दो कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में क्योंकि जो कार्बन का परमाणु होता है, यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है p ऑर्बिटल से यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें 2s2 और 2p, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। 1 इलेक्ट्रॉन, दो उत्तेजित अवस्था आएगी इसकी, जिसमें से आप देखिए यहाँ पर ये 2s इलेक्ट्रॉन है और ये है 2p। यहाँ पर आप देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और 2p में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की 2 बार उत्तेजित अवस्था आएगी और उत्तेजित अवस्था आने के बाद इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रत्येक में 1-1 हो जाएगी। तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में जो py और pz है, ये जो py और pz और ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये है यहाँ पर px। तो यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में sp संकरण होता है और sp संकरण के द्वारा यहाँ पर जो बंध बनेगा ये बंध होगा सिग्मा बंध। इनके बीच में अक्षीय अतिव्यापन होता है और संकरण के द्वारा सिग्मा बंध बनता है। और इसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल और दिखाई दे रहे हैं, एक py ऑर्बिटल है और एक pz ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको, ये है आपका py ऑर्बिटल, ये आपका py ऑर्बिटल है। उसके बाद यहाँ पर जो है pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है ये। उसी प्रकार से दूसरा जो कार्बन बचा है उसमें भी वही कंडीशन है। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, ये आपका py ऑर्बिटल है और ये है pz ऑर्बिटल। इस प्रकार से इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये
पी जेड ऑर्बिटल है, इसका ही दूसरा भाग है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कि जो पी वाई ऑर्बिटल है और पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, इनके बीच में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, ये पी वाई ऑर्बिटल है और यहाँ पर आप देखिए पी जेड ऑर्बिटल है, इनके बीच में भी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। हमने आपको पिछले पीरियड में बताया था अतिव्यापन के बारे में। तो एक कक्षीय अतिव्यापन होगा यहाँ पर, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ हमने आपको बंध बताया है, एक सिग्मा बंध है जो कि पी एक्स के द्वारा बन रहा है। और इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दो ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, तो एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। ये दोनों ही जो है संकरण में भाग लेते हैं और ये जो पी वाई और पी जेड है अतिव्यापन में भाग लेता है। अतिव्यापन में भाग लेने के कारण इसमें पाई बंध का निर्माण होगा, यहाँ पर पाई बंध का निर्माण होगा और यहाँ भी पाई बंध का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि इनके बीच में दो पाई बंध बन रहे हैं और एक सिग्मा बंध बन रहा है। तो सिग्मा बंध यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है और ये px के कारण बन रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि जो pz और py ऑर्बिटल है, इसमें से एक ये pz ऑर्बिटल है, उसी प्रकार से py ऑर्बिटल है, इनके बीच में अतिव्यापन की क्रिया होगी, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, जिसके द्वारा पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये चाहे आप ऊपर लिखिए पाई बंध, चाहे आप नीचे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। यदि हम py ऑर्बिटल की बात करें तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, यदि हम pz ऑर्बिटल की बात करें तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरे कार्बन का py और ये दूसरे कार्बन का pz ऑर्बिटल है। तो इसको आप इस प्रकार भी बता सकते हैं, इनके बीच में ये बंध बन रहा है, पाई बंध, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पाई बंध का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ एक सिग्मा बंध दिख रहा है, यहाँ दो पाई बंध दिख रहे हैं और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक s और एक p ऑर्बिटल के द्वारा sp संकरण की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार एसिटिलीन में आप देखेंगे बंध तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं और 2 पाई बंध बन रहे हैं, लेकिन ये जो संकरण है ये संकरण है sp संकरण। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि बेरिलियम क्लोराइड और एसिटिलीन जो होते हैं ये sp संकरण के उदाहरण हैं, जिसको हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है तो जितने भी संकरण हैं उनको उनके प्रकारों के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर sp3 संकरण की बात कर रहे हैं, sp3 संकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है CH4। तो यहाँ पर sp3 है, तो sp3 का उदाहरण है CH4। यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसकी क्रिया से 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस प्रकार से एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और इस तरह से 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, एक x ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल, इनकी क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद आप देखेंगे, इसको आप धन का चिन्ह लगा सकते हैं। एक s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल
और इस तरह से किनकी क्रिया के द्वारा संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और ये जो संकरित ऑर्बिटल होगा इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी। इस प्रकार से आप दे सकते हैं इसे, इस प्रकार से। तो ये होगा इसका संकरित ऑर्बिटल। तो ये आप देख सकते हैं कि चाहे sp3 संकरण हो चाहे sp संकरण हो, किसी भी रूप में हो, सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, उसकी उत्तेजित अवस्था निकालनी है, उत्तेजित अवस्था निकालने के बाद उसके संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करना है। और संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करने के बाद इसको हम कहेंगे संकरित ऑर्बिटल। और ये जो संकरित ऑर्बिटल होगा sp3 संकरित ऑर्बिटल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संकरण क्या है, संकरण के नियम क्या हैं, और संकरण को हम किस रूप में किसी भी उदाहरण में डाल सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि संकरित ऑर्बिटल कैसे निर्मित होंगे। तो इस प्रकार आप इसको विभिन्न उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको बताया था इसमें कुछ सुधार करना है आपको। जैसे हमने आपको संकरण के बारे में बताया था, तो संकरण के प्रकार में हम बता रहे थे आपको। संकरण के प्रकार में हमने लिखा था sp2 sp3, इस प्रकार से हमने लिखा था। इसको आपको सुधार कर इस प्रकार लिखना है sp2, P के ऊपर आपको लिखना है, वो गलती से हमने नीचे लिख दिया था। और ठीक इसी तरह यहाँ पर sp3d हमने इस प्रकार लिखा था, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से सुधार कर पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ें आप सुधार लेंगे। sp2 यहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद उतने ही, मतलब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, 3 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। संकरित ऑर्बिटल, तो जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं, समान ऊर्जा के जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं संकरण। तो संकरण में जो प्रकार है उनको आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, इसे आप सुधार लेंगे। थैंक यू।